गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग इस लघु बीजाणु जनन वाले चैप्टर को देखते हैं। ये टॉपिक बड़ा ही कठिन लगता है, किंतु आज हम आपके माइंड में इसे इस प्रकार से सेट करने वाले हैं जिससे आपको लगेगा कि सबसे आसान टॉपिक लघु बीजाणु जनन ही होता है। बस इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना है। और देखो, देखते ही देखते हम आपके दिमाग में इसे कैसे सेट कर रहे हैं। तो देखो, जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो देखे, निषेचन वाले वीडियो में आपको बताया है मैंने कि निषेचन के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक की जरूरत होती है। लेकिन ये नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, अब इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले जो नर युग्मक होता है उसको हम देखेंगे। और नर युग्मक जो पराग कण होते हैं उनको हम लघु बीजाणु कहते हैं। पराग कण को ही लघु बीजाणु कहा जाता है। इसलिए सबसे पहले हम लघु बीजाणु कैसे बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, यही देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो पराग कोश में पराग कणों का निर्माण कहाँ होता है? पराग कोश में। इसलिए पराग कोश में पराग कणों का बनना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। आप लोग इसको नोट करते भी चलें, जिससे बाद में आप लोगों को आसानी होगी। इसके लिए सबसे पहले हमें एक फिगर देखना होगा। जी हाँ, ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं यही होता है पराग कोश। पराग कोश में ही पराग कणों का निर्माण होता है। और पराग कोश में ये चार कोष्ठ होते हैं। इन कोष्ठकों को ही परागधानी कहा जाता है और इसी के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। तो आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से पराग कणों का, इसे हम जूम करके दिखा रहे हैं, किस प्रकार से पराग कणों का निर्माण होता है। यही क्रिया हम देखेंगे। देखो, अब इसके लिए सबसे पहले एक होती है इसमें अधोस्तरीय कोशिका। अब आप लोगों को ध्यान से देखना है, सिर्फ बस अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका, ये कोशिका विकसित होकर, अधोस्तरीय कोशिका यहां लिख दे रहे हैं विकसित होकर एक कोशिका का निर्माण करती है, प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसका नाम होता है प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका। और इसके बाद इस प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। यह प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि प्रपशु कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है। तो प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये दो प्रकार की कोशिकाएं बनाता है। ये प्रपशु कोशिका दो प्रकार की कोशिकाएं बना देती है। नंबर एक बनाती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और दूसरी जो प्रकार की कोशिका है वो ये प्राथमिक मैंने लिख दिया है, प्राथमिक पुम बीजाणु जनन कोशिका। पुम बीजाणु जनन कोशिका। अब इसके बाद जो ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, इसको हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये 3 स्तरों में बट जाती है, यानी ये 3 स्तर बना लेती है। अब देखो, फिगर में मैंने दिखा दिया है कि ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये 3 स्तरों में बट जा रही है। जो सबसे बाहरी स्तर है इसे वाह स्तर कहते हैं। ये है वाह स्तर। और फिर जो बीच वाला स्तर है उसके बाद वाला, इसको कहते हैं मध्य स्तर। और फिर सबसे
आंतरिक जो है अंदर वाला भाग, उसको कहते हैं टेपिटम। टेपिटम। और ये जो टेपिटम है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट टेपिटम होता है, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो पराग कण होते हैं इनको पोषण देने का काम कौन करता है? तो पराग कणों को पोषण देने का काम टेपिटम ही क्यों करता है? क्योंकि पराग कण अब कहाँ बनेंगे? इसके अंदर पराग कण बनेंगे। तो पहली जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका थी उसने भित्ति का निर्माण कर दिया, चारों तरफ 3 स्तर की भित्ति का निर्माण कर दिया। अब उसके बाद ये जो प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका है, ये कोशिका, इसको हम बंद भी कर सकते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं। अब ये जो प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका है इसमें होगा समसूत्री विभाजन, और ये एक कोशिका और बनाती है जिसे कहते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका। अब देखो लिख दे रहे हैं इसको, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। मातृ कोशिका, इसको लघु बीजाणु मातृ कोशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि अब इसी से ही लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। अब इसके बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अब अर्धसूत्री विभाजन होगा और इनसे एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनेंगी, और यही कोशिकाएं पराग कण बनाती हैं। पराग कण, जिन्हें हम लघु बीजाणु कहते हैं। पराग कण को ही हम लघु बीजाणु कहते हैं। पराग कण को ही हम लघु बीजाणु कहते हैं। तो यही प्रोसेस है, लघु बीजाणु जनन ऐसे ही होता है। अब इसके बाद हम अगला वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आएंगे, गुरु बीजाणु जनन, यानी मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता। ये तो हमने बता दिया नर युग्मक का निर्माण, अब इसके बाद मादा युग्मक का निर्माण। अच्छा, ये सब जो क्रियाएं हैं ये निषेचन से पूर्व क्रियाएं हैं, यानी ये निषेचन से पहले ही होती हैं। तो ये था लघु बीजाणु जनन, और इसमें जो चीजें आपको आवश्यक लगे, वैसे मैंने जो पढ़ाया है पूरा आवश्यक है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है और कायदे से समझ लिया है तो लघु बीजाणु जनन से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट भी कर लें। इसके बाद गुरु बीजाणु जनन वाला वीडियो लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।